आज के अहद की सच्चाइयों को किस तरह से, आपके दर्द को किस तरह से बयान कर सकते हैं, वो काम इस वक्त करेंगे। और एक वादा और करता हूं कि मुशायरे का ये दौर हमारे तमाम मेहमान शोराए किराम जब अपना कलाम पढ़ लेंगे, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी एक बार फिर आपकी बहुत सारी और तमाम फरमाइशों के साथ माइक पर आएंगे। लेकिन इस वक्त अपनी मर्जी से अपना कलाम पढ़ सकें, ये आपको उनका साथ देना है। आपकी जोरदार तालियों के बीच आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला नौजवान इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत शुक्रिया नदीम भाई का। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, यकीन नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी आपसे रूबरू करवा दिया जाएगा, लेकिन शायद अफजाल भाई को जाना है और उनका हुक्म हुआ कि कुछ सुन के जाएंगे। वो बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत खूबसूरत। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। इधर से आप सबकी भी शिरकत हो कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, कोई इशारा नहीं करूंगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं। पीछे तक आपकी शिरकत हो कि दायरे में सिमट के आएगा। ये मेरी दुआ के शेर हैं, मेरी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, टूट जाएंगी सलाखें एक दिन। अब पीछे तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। टूट जाएंगी सलाखें एक दिन, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। सामने बैठे हुए लोग जितनी दाद दे रहे हैं उससे ज्यादा तो अकेले डाइस पे बैठे हुए हाजी असलम साहब दे रहे हैं। सलाम करूंगा, शायरा के पढ़ते वक्त कुछ ज्यादा ही दे रहे थे, अभी खामोश हो गए हैं। इससे पता चलता है कि उनके इरादे नेक नहीं है कम से कम, और बंदा तो दूसरा जन्म लेने तक पे उतारू हो गया है। हामी भी पढ़ रहे थे कि दूसरा जन्म लेने को तैयार हो। वो एक हमारे इलाहाबाद में साहब गए हज करने के लिए, नदीम भाई लौट के आए तो पूरा इलाका हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब खुश। हाजी साहब 2-3 दिन उस खुमारी से जब उतरे तो उन्हें याद आया कि एक बनिए का अच्छा खासा उधार है। हाजी साहब शाम को उसकी दुकान पर पहुंचे। बनिए ने जब उनको आते हुए देखा तो सोचा हज करके लौटे हैं, लग रहा है आज मामला सब बराबर हो जाएगा। 2-2.5 साल का मामला है। उसने जल्दी से रजिस्टर निकाल के रखा। हाजी साहब तशरीफ लाए। हाजी साहब ने कहा क्यों, तेरा कितना उधार है? तो उसने कहा कि देख के बताता हूं। उसने रजिस्टर खोला और जोड़ जाड़ के बताया कुछ 1000। तो हाजी साहब ने कहा वो पन्ना कहाँ है जहां मेरे नाम का उधार लिख रखा है? तो उसने पन्ना खोला। हाजी साहब ने वहां उंगली रख के कहा कि नाम के आगे हाजी लिख दो, हिसाब होता रहेगा। तो इस तरह का भी मसला चलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और ये नई नस्ल, इससे तो बिल्कुल उलझिए मत। ये ऐसी नस्ल है साहब, डाइस पे चाय आ गई है। मैं चाय वाले के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले चाय आ गई है। और आजकल चाय वालों के बारे में कुछ बोलते हुए डर भी लगता है, पता नहीं कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए। ये भी बड़ी दिक्कत है साहब। और मैं तो गाजीपुर में खड़ा हूं, अभी पिछले दिनों यहां भी आके गए वो। और आजकल तो चाय वाला फकीर भी हो गया है जो ये कहता है कि झोला उठा के चल देंगे। 80 से ज्यादा कतार में मौतें हो चुकी हैं। 59 बार अब तक आरबीआई के नियम बदले जा चुके हैं पिछले 1.5 महीने में। और वो कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। और ओम प्रकाश जी वो जापान जाते हैं तो कहते हैं कि देश बड़ी दुआएं दे रहा है। मैंने जब से नोटबंदी कर दी, देश वाकई बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले ऐसे ऐसे वीडियो हम लोगों के कानों तक आ रहे हैं कि अगर वो खुद सुन लें तो उन्हें समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है।
मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नयाई जा करोगे साहिब, क्या सितम और नयाई जा करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी मौत को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी मौत को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। कहते हैं पेटीएम करो, कैशलेस देश बना रहे हैं साहब, पेटीएम करो, पेट्रोल भराने जाओ तो वहां पे पेटीएम करो। अजीब अजीब अहमकाना फैसला है साहब। खुद ही कहते हैं कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल का इस्तेमाल करने से विस्फोट हो सकता है, और बिना मोबाइल का इस्तेमाल करे आदमी पेटीएम करे तो कैसे करे। अजीब जाहिलाना फैसला है साहब। और तर्क भी नदीम भाई ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं। आजकल भक्त निकल आए हैं साहब, वो लाइन में कतारों में खड़े हुए लोगों के पास जाकर कहते हैं कि अगर देश हित में सेना का जवान सरहद पर कई कई दिन बंदूक लेके खड़ा रह सकता है तो आप देश हित में कतार में, बैंक की कतार में क्यों नहीं लगे रह सकते। गाजीपुर में एक आदमी लगा था साहब, पहलवान टाइप का, एक भक्त ने जाके यही तर्क उसके सामने दे दिया। वो सुबह से लाइन में था, गुस्सा हुआ और उसने कस के कूट दिया। जब कूट दिया भक्त को तो भक्त बेचारा बैकफुट पे आ गया। उसने कहा साहब आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो देशहित की बात कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो देशहित में कतार में रह सकता हूं क्योंकि सेना का जवान सरहद पर खड़ा रहता है, लेकिन सेना का वही जवान देशहित में सीने पे गोली खा लेता है। तुम देशहित में 10-20 लात भी नहीं खा सकते, खाओ। ये इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तब मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। अब जहां से वहां तक आपका हाथ खुले, मैं हिम्मत करता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया प्रधान नसन साहब को और अशफाक भाई को, दोनों लोगों को बहुत मुबारकबाद। उन्होंने मेरे पीछे अफरोज, बड़ा प्यारा सा एक बच्चा है, इलाहाबाद में पढ़ता है मेरा ख्याल है, उसको मेरे पीछे छोड़ रखा। मैं पिछले 6 दिन से दम्माम और रियाद के मुशायरों में था। मैं अभी घर भी नहीं गया, दिल्ली उतरा, दिल्ली से बनारस आया और बनारस से सीधे आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ। बहुत प्यारा सा वो बच्चा है, उसको बहुत मुबारकबाद। उसने पता नहीं किस किस से फोन करवाया मुझे और मुझे हाजिर होना पड़ा। आपकी मोहब्बतों को सलाम। गाजीपुर बहुत बड़ी जमीन है, यहाँ आने का मेरा भी मन था, क्योंकि अफजाल भाई को और ओम प्रकाश जी 2 बड़ी शख्सियतों को रहना था प्रोग्राम में, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आऊं।
मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद आपको इंशाल्लाह एक बहुत छोटी सी नज्म सुना करके अपनी जगह लेता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, बस इधर के दोस्तों की थोड़ी सी और शिरकत हो, आपकी थोड़ी सी दाद वाद हमें और मिले, क्योंकि आपकी दाद आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और बेहतर सुना सकूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ तर्कों के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। 29 जवानों को लेकर के सेना का एक विमान पिछले 3 महीने से लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरे देश में पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई बात करने तक को तैयार नहीं है कि 29 जवान कहां गायब हैं। उरी में हमने 19 जवानों को खोया है। मैं सलाम करूंगा अपने देश के उन जवानों को, नौनिहालों को, जिन्होंने अपनी लाश पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत कर रखा है। मैं सलाम करूंगा उन्हें। पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक हमने 34 जवान और शहीद किए हैं। सब चुप हैं साहब, पुरानी बातें। मेरा ख्याल है आपके आसपास ही कहीं एक बहुत बड़ी जनसभा थी जिसमें कहा गया था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरा गुस्सा जायज लगे तो आपकी दुआएं मिले। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। सर्जिकल स्ट्राइक के तीसरे दिन चंदूलाल नाम का एक जवान जिंदा पकड़ा गया, हमारे पड़ोसी मुल्क ने पकड़ लिया। हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब बात तक करने को तैयार नहीं कि किसी तरह उसे वापस लाया जा सके। सोचिए हमारे देश के उस जवान का हाल क्या होगा। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई साहब, दूसरे दिन मुझे याद है आधिकारिक बयान था कि सरहद के इस पार अब बिना हमसे पूछे परिंदा भी नहीं आएगा। तब से अब तक तकरीबन 18 बार आतंकी हमले हो चुके हैं हमारी सेना पर। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं बतौर सुझाव ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। बस ऐसे सलीके से काफिये पे दाद चाह रहा हूं आपकी कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना।
सलाम उत्तर प्रदेश की जनता को जो धीरे धीरे जाग रही है, सलाम बहराइच के लोगों को जिन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया साहब, सलाम है उन्हें। वह हेलीकॉप्टर जो लखनऊ से उड़ा और 21 डिग्री टेम्परेचर होते हुए भी नीचे नहीं उतर सका, वो वही वायुसेना का हेलीकॉप्टर था जो -3 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में उतर गया था, लेकिन 21 डिग्री टेम्परेचर में बहराइच में नहीं उतरा। और आजकल तो सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत मजे का चल रहा है। साहेब खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उनके बगल में वो छोटे वाले जो साहेब हैं ना, वो कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरे ने ये आलम कर रखा है साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, वाह, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए। एक नाम आएगा, आप चौंकेंगे, चौंकिएगा तो उसे तालियों में बदल दीजिएगा कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। आजकल ट्विटर पे एक और बड़ा मजे का कार्टून चल रहा है नदीम भाई, अन्ना हजारे जी लेटे हुए हैं और हाथ जोड़ के बगल में कैप्शन लिखा हुआ है कि मैं सोने जा रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार आ जाए तो मुझे जगा देना, मुझे धरने पर बैठना है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक लहर जो बनी थी उस लहर को बचाने की कोशिश में हमारे देश का मीडिया लगा हुआ है। यहाँ जो मीडिया के जिम्मेदार साथी बैठे होंगे मैं उन्हें सलाम करूंगा। आप सब ने अपने खून और पसीने से स्कूटर और मोटरसाइकिल और साइकिल पर खबरें तलाश करके देश की पत्रकारिता का जो चौथा खंबा है उसमें अपना पसीना सींचा है, वरना पत्रकारिता को तो दिल्ली में बैठे हुए 100 करोड़ की फिरौती मांग करके 13 दिन तिहाड़ से लौट करके जो पत्रकार अपने न्यूज रूम में बैठे हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पत्रकारिता तो अब सिर्फ दलाली रह गई है, पत्रकारिता नहीं रह गई है। उनके लिए गुस्सा है मन में, लेकिन यहाँ के पत्रकारों को सलाम, छोटे छोटे शहरों के पत्रकारों को सलाम जिन्होंने बचा रखा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। 835 से ज्यादा सीटों पर पिछले दिनों चुनाव हुए हैं अलग अलग प्रदेशों के, जिसमें ज्यादातर पर हार हुई है साहब। एक जगह तो 235 में 232 सीट पर जमानत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी हवा बनाई जा रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। एक नज्म सुनाना है बिल्कुल ताजा सी नई सी आपको, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मैं शायर हूं, मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। यहाँ सियासत के 2 अलग अलग किनारों के 2 अलग अलग बड़े चेहरे बैठे हुए हैं। मुझे याद आता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनके साथ उस वक्त के राष्ट्र कवि, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े हिंदी साहित्य के कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। शायद मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। फिर एक नई सी नज्म सुनाता हूं। आज 2 दिन से एक बहस छिड़ी हुई है देश में। एक बेटा पैदा हुआ है, पटौदी खानदान का वारिस पैदा हुआ है।
मुबारकबाद उसके लिए भी आपको। बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है सैफ अली खान और करीना कपूर साहिबा का। नाम तैमूर रखा गया तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। नाम में क्या रखा है साहब? तैमूर लंग यकीनन बहुत जालिम और क्रूर बादशाह हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगले उस नाम का हम नाम जो है वो बुरा ही हो। अगर नाम बुरे हों तो क्या किया जाए, फिर वो नाम रखने छोड़ दिए जाएं। अगर यही सोचा जाए तो फिर निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम था, तो क्या किया जाए, राम सिंह नाम ही न रखा जाए? नाम में क्या रखा हुआ है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आज मैं तस्वीर देख रहा था, एक बड़ी खूबसूरत सी माँ और उसके पड़ोस में एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, तो मेरे जहन में ये 4 मिसरे आए। मैं 4 मिसरे पढ़ के फिर इंशाल्लाह एक नई सी बिल्कुल ताजा सी आपको नज्म सुनाता हूं। कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। खुदा ने चेहरे पर मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है। मेरी दुआ है ये, इस दुआ में शामिल होइएगा उस एक दिन के बच्चे के लिए जिसमें पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मैं पढ़ता हूं साहब। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। ये जो एक शाम है ये शहीदों के नाम है, शहीदों के नाम से मंसूब है ये शाम। तमाम शहीदों के नाम जहन में आ गए जब वहां से हम यहां तक आ रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के वीर अब्दुल हमीद से लेकर के न जाने कितने शहीद हमारी आंखों के सामने थे। लेकिन एक अभियान शुरू है देश में। नफरत की बातें करने वाले लोग, नफरतों की सियासत करने वाले लोग हमारे आप से जुड़े नाम, हमारे आप से जुड़ी इमारतों, स्मारकों के नाम बदल देना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ है साहब। औरंगजेब के नाम की रोड थी, उसका नाम बदल दिया गया। आजकल अभियान शुरू हुआ है कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। यहाँ तमाम पत्रकार साथी बैठे होंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं सोचता हूं कभी कभी कि कहां से आती हैं इतनी नफरतें, कि स्मारकों तक से तकलीफ है, नामों तक से तकलीफ है। ये बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है, इसका ताना बाना बहुत खूबसूरत है। ये मुल्क किसी प्रवीण तोगड़िया की जहरीली तकरीर से नहीं बनता है। ये मुल्क किसी बुखारी साहब के अजीबो गरीब फतवों से भी नहीं बनता है। ये मुल्क तो उससे बनता है कि जब महाराष्ट्र में मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित तौर पर हुकूमत से यह कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। यह हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं। अरे यह हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली पर झंडा फहराने का ख्वाब देखने वाले पड़ोसी मुल्क के पैटर्न टैंक उड़ा देने वाले अब्दुल हमीद से बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं। यह हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, यह हिंदुस्तान तो उससे बनता है। ऐसे में कहां से लाते हैं आप इतनी नफरतें? आप हमारी स्मारकों, इमारतों, सड़कों के नाम बदलना चाहते हैं, जबकि वो इमारतें तो ऐसी इमारतें हैं कि अपनी बुनियाद के, अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस मुल्क की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है, राजस्व का हिस्सा बनता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 13.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। हुमायूं को मकबरे को देखने के लिए 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। और आप हमारी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं। जिन्होंने अभियान शुरू किया उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी।
और उनकी सिर्फ एक और विशेषता बता रहा हूं। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और दामाद का नाम है नदीम हैदर। आप समझिए कि कितने दो चेहरे रखे हुए हैं इस तरह के लोगों ने। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं आपके अभियान को सलाम साहब, आप राज्यसभा में बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आपको हक दिया है देश की सियासत ने, लेकिन उसी सियासत ने और उसी संविधान ने मुझे भी हक दिया है कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले कहीं ऐसी कमरे में सो रहे होंगे, आपकी तालियां उनकी नींद में जरा सी खलल डालेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा। मैं पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। 9 दिन और बचे हैं, चौराहा पसंद कर लीजिए कि कौन से चौराहे पे आप फांसी लटकाएंगे, क्योंकि साहब ने कहा था कि 50 दिन पूरे होते होते व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिस चौराहे पे चाहना मुझे फांसी दे देना। मैं नज़्म पढ़ता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि शुक्र मनाए देश कि सत्ता में भाजपा बैठी हुई है, इस देश पर काबिज है भाजपा, दिल्ली में भाजपा की हुकूमत है, वरना अगर ये नोटबंदी का फैसला किसी और हुकूमत ने लागू किया होता तो हिंदुस्तान का एक एक चौराहा जला दिया होता इन लोगों ने। लेकिन हिंदुस्तान में एक भी कहीं इस तरह की झड़प आपको नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि दंगाई तो सब सत्ता में बैठे हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। 500 की पुरानी नोट से डीजल बिका, कई दिन तक बिका, महीनों बिका, पेट्रोल बिका, लेकिन दूध नहीं बिका पहले ही दिन से, अनाज नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसानों की है। साहब अपने मन से भरम निकालिए। ये जो भक्ति का एक अजीब सा माहौल बनाया गया। अच्छा भक्त भी, ओम प्रकाश भाई, भक्त भी ऐसे ऐसे हैं साहब कि एक बच्चे ने, नदीम भाई, एक दिन अपने पिता को कहा कि सुनिए मैंने फेसबुक पर 15 फेक आईडी बनाई है, फर्जी आईडी बनाई है 15। तो बाप ने कहा क्या करते हो? बोले मैं मोदी जी का भक्त हूं, जो कोई भी मोदी जी के खिलाफ कहीं कुछ इधर उधर लिखता है मैं उसे अपनी फर्जी आईडी से गाली देता हूं। तो बाप ने कहा बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन ये बताओ तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा वो पिछले 2 महीने से जो आप कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये माहौल खड़ा करने की कोशिश है साहब। तब मैं नज़्म पढ़ता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है, अब अगले मिसरे पे हाथ खोलना, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है
कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। गाजीपुर वालों में चला जाऊंगा सुबह, लेकिन मेरी एक बात पे गौर करना कि वो आदमी रिश्तों का भी किस तरह इस्तेमाल करता है। जब घिर जाता है, जब उस शख्स को लगता है कि इस फैसले ने तो बैकफायर कर दिया, तो अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेज देता है। इनसे बेहतर तो वो राहुल गांधी है, जिसने अपनी मां को लाइन में लगने के लिए नहीं भेजा, बेचारा खुद जाकर के लाइन में लगा। इन्होंने 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेजा, और जिस दिन से इनकी माताजी ने 4500 रुपए निकाले, उसी शाम से लिमिट घटा के 2000 कर दी। मतलब आपकी माताजी निकाले तो 4500, हमारी माताजी निकाले तो 2000। साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। सलाम अखिलेश जी को, मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सलाम है अखिलेश जी को, जिन्होंने ये घोषणा करी कि कतार में जितने भी लोग मरे हैं सबको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सलाम है उनको कि उन्होंने कम से कम सोचा। और आज मैं इस दायित्व से ये बात कह रहा हूं कि अगर उनकी आंखों में, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की आंखों में जरा सी भी शर्म बची है, तो देश में जितने भी लोग कतार में मरे हैं कम से कम उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसमें एक भी अमीर आदमी नहीं है, सब बेचारे मासूम गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। और देश हित में, सच में अगर आप देश हित में कतार में लगवा रहे हैं तो वो बेचारे देश हित में लाइन में लगे हुए मरे हैं। देश हित की बात वो कर रहे हैं साहब जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है। देश हित का ठेका सिर्फ आवाम के जिम्मे क्यों? आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के 3 भाषण में 3 कपड़ा पहनेंगे और हमसे उम्मीद रखेंगे कि हम कतार में लग करके मर जाएं? नहीं साहब, ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब, कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं और 1 मिनट उसमें खराब करूं। मैं जानता हूं कि आप सुनना चाहते हैं और आप भी जानते हैं कि मैं सुनाना चाह रहा हूं। क्योंकि अफजाल भाई को जाना है
और मुझे हुक्म हुआ है चेयरमैन साहब की तरफ से बाबा रामदेव की किसी 4 मिसरों के लिए हुक्म हुआ है। अच्छा, चेयरमैन साहब भी अपने आप को बिल्कुल इस समय जिल्ले इलाही समझ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे माइक पर खड़ा हुआ शख्स अनारकली है, हुक्म दो, पूरा तो किया ही जाएगा। लेकिन उनका हुक्म है, मैं पूरा कर दे रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। अफजाल भाई, आपको याद होगा कि हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव जी, शांति के दूत हैं हरियाणा सरकार के वो ऑफिशियली। और वो एक मीटिंग में कहते हैं कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। जैसे उन्होंने कहा, पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैंने 4 मिसरे बड़े मासूमियत भरे सवाल के तौर पे उछाले कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और 4 मिसरे और याद आ गए साहब कि महज, हाँ सुना रहा हूं, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। एक हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के मन की बात है ये कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। महोबा की मीटिंग में कहते हैं कि मैं 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला के रहूंगा। अच्छा लगा उनका भाषण मुझे कि चलो कम से कम बोला उन्होंने। लेकिन मुझे लगा कि ये 4 मिसरे भी बनते हैं कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए। लेकिन अफजाल भाई, ओम प्रकाश भाई, यकीनन ये हिंदुस्तान बड़ा प्यारा सा मुल्क है। इसकी जो बनावट है, इसकी जो बसावट है वो बहुत अनूठी है। ये फासिस्ट ताकतों को बहुत ज्यादा दिन कभी बर्दाश्त नहीं करती है। ये मेरा यकीन है और ये पूरे हिंदुस्तान का यकीन है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, 14, 16। बदलाव क्या हुआ है और मेरे मिसरे सुनिएगा कि चाय चाय करते थे। जरा सा जुड़ जाए, पीछे उधर कुछ लोग हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, मैं डायरेक्ट ज्यादा खूबसूरत दिखता हूं, आप इधर देखें और सीधे इधर जुड़े, पीछे तक आप सबकी शिरकत हो। एक बार सब जुड़ जाएं, मैं पढ़ता हूं कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं
दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। भाइयों बहनों, मुझे गोली मार देना, मेरे दलित भाइयों को मत मारना। जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। रात के 1 बजे अपने पूरे ईमान के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं, इंशाल्लाह कबूल जरूर होंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। 4 से 5 मिनट आखिर में एक नज्म सुनाने की मेरी भी ख्वाहिश है। बहुत सारे दोस्तों का हुक्म भी है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मिनहाज बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका भी हुक्म था, अफरोज का भी, उनके पूरी टीम का, ये सारे जो दोस्त हैं। मैं पिछले तकरीबन 61 दिनों से गायब एक बच्चे की मां की तरफ से एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। जेएनयू में एक बच्चा एडमिशन लेता है, एक होनहार बच्चा एमएससी के लिए। वो जामिया का भी एंट्रेंस देता है, एएमयू का भी देता है, जेएनयू का भी, तीनों एंट्रेंस क्लियर करता है। लेकिन उसका कहना है कि मैं जेएनयू में एडमिशन लूंगा। जेएनयू में एडमिशन लेकर के वो हॉस्टल में शिफ्ट होता है, और पहली ही रात कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है, और वो उसकी पिटाई करते हुए कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। और दूसरे दिन 11 बजे से वो बच्चा गायब है। उसकी मां कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट के सामने पुलिस के जरिए घसीटी जाती हुई चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा ला दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं उस मां से मिल के आया। अफजाल भाई, मैं गया, उस प्रोटेस्ट में शामिल रहा। मैं गया, उस मां से मिला। उस मां से मिल के न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस मां की जगह अगर मेरी अम्मी होती, तो नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अनिल होता, कोई अशोक होता, तो मां तो मां होती है। मां के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, मां की कोई जात नहीं होती। आखिर क्यों देश चुप क्यों है? इस चुप्पी के मायने क्या हैं? एक बहुत बड़ा तबका जो अपने एसी कमरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, वो खामोश क्यों है? नजीब कल को कोई और भी हो सकता है। मैं उस मां की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं। महोबा के मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहता हूं। बस नज्म सुनिएगा एक मां की तरफ से, पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की
सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुमा कह रही है। क्या कहना इमरान भाई? कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं। पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं। पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ और खास तौर से 3 लोगों का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पहला शुक्रिया मैं अरविंद केजरीवाल को इस मंच से, इस माइक से कहना चाहता हूँ। जिस दिन नजीब की अम्मी को इंडिया गेट से गिरफ्तार किया गया, मुझे याद है कि मैंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उनका रिट्वीट आया और उन्होंने कहा कि इमरान भाई मुझे नंबर दीजिए। और उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं थाने जा रहा हूँ,
जब तक नजीब की अम्मी को नहीं छोड़ा जाएगा मायापुरी थाने से, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। सलाम केजरीवाल को कि वो जा करके बैठे रहे और इस लड़ाई में उस मां के साथ खड़े हुए। सलाम करता हूं मैं धर्मेंद्र यादव जी को, विश्वविद्यालय में मेरे सीनियर हुआ करते थे। क्योंकि वो बच्चा बदायूं का है, बदायूं का रहने वाला है नजीब। धर्मेंद्र जी वहां के सांसद हैं। मैंने उनसे गुजारिश करी और दूसरे ही दिन वो नजीब की अम्मी के पास गए और नजीब की अम्मी को लेकर के वो गृह मंत्री के पास गए। गवर्नर जो दिल्ली के हैं नजीब जंग साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास गए। और खास तौर से शुक्रिया अखिलेश जी का कि नजीब की मां को बुला करके उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे देश को साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना कल नजीब कोई भी हो सकता है। और मुझे हैरत है कि जितने प्रोमिनेंट न्यूज चैनल हैं जो नाग नागिन की खबरें चला करके ये साबित करने पे तुले हैं कि पत्रकारिता नाग और नागिन की खबरों से चलती है, उनके ऑफिस से महज 4 किलोमीटर दूर एक मां चीख रही है, चिल्ला रही है पिछले 60 दिन से, लेकिन उन्हें आंसू नहीं दिखाई देते, उन्हें चीख नहीं दिखाई देती, सुनाई नहीं देती। शायद इसलिए क्योंकि उस बच्चे का नाम नजीब है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। ये टीवी गैंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। गुस्सा है मेरा, ये लोकतंत्र का ये चौथा खंबा है, सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है वो पिछले 5 साल में। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी गैंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, पीछे तक तैयार रहिएगा, दुआ दे के मेरा दामन भर के विदा करिएगा। बहुत मुश्किल है इस दौर में यह सब बोलना, लेकिन मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपकी दुआओं के भरोसे आपसे विदा मांगता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठा है। मैं पूरी बहुत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बात कह के जा रहा हूं। ये मत समझना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए सिर्फ इमरान आवाज उठा रहा है, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए बसंत कुछ थाने के बाहर सबसे ज्यादा जिस लड़के ने लाठियां खाई हैं, उस लड़के का नाम मोहित पांडे है और वो जेएनयू का प्रेसिडेंट है। सलाम करिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने चेहरे आपको नजर आएंगे, नजीब की तलाश के जो 4-5 सबसे अहम नाम हैं जो पिछले 60 दिन से आंदोलन चला रहे हैं, उसमें रवि रंजन सिंह, रवि प्रकाश,
चेतना पांडे, अभिषेक पांडे, शहला रशीद, कन्हैया कुमार और मोहित पांडे, ये चुनिंदा वो नाम हैं जो इस देश के कौमी यकजहती के ताने बाने को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को सलाम करिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। ये जो नफरत के चिंटू हैं ना, जो नफरती बातें करने वाले लोग हैं, इनकी तादाद बमुश्किल 10-12% है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है। उसे पहचानिए, उसे ताकत दीजिए, उसे मजबूत करिए। आप बड़ी बड़ी कितनी भी बातें कर लें, लेकिन इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। पहचानिए ऐसे चेहरों को, मजबूत करिए ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मुद्दे को सच में जो अदालत तक ले गई ना, उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो कोई मुसलमान नहीं है। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए, सैल्यूट करिए आप शहीद हेमंत करकरे को। आप चिल्लाते रहते हैं कि दहशतगर्दी के 2 चेहरे होते हैं, लेकिन एक शख्स ने अपनी कुर्बानी देकर के दुनिया को यह बता दिया कि दहशतगर्दी के 2 चेहरे भी हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए IPS संजीव भट्ट को, जिस शख्स ने अपनी नौकरी ठोकर मार दी और यह कहा कि जो गुजरात के दंगों का सच है मैं वो बताऊंगा, नौकरी रहे या चली जाए। नौकरी चली गई, लेकिन उस शख्स ने बताया। ऐसे तमाम चेहरों को मजबूत करिए और सलाम करिए। मैं तो सलाम करूंगा ओम प्रकाश जी को कि उर्दू की मोहब्बत का मुशायरा है और रात के 1:15 बजे इस ठंड में भी वो अफजाल भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये जो 2 कंधे मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचल का इतिहास इंशाल्लाह बहुत अलग सा होने जा रहा है। इस एकजुटता के लिए भी आपकी एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं साहब। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, है उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे